एक चौराहा होता है और उस चौराहा पर एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा होता है जो कि कपड़े भी बहुत साधारण सिंपल पहन रखे हैं। लेकिन ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता बल्कि ये डीएम साहब होते हैं। और इस वक्त इनके पास ना कोई सरकारी गाड़ी है और ना ही कोई इनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड है और इनको कहीं जाना है। तभी वो एक ऑटो वाले को इशारा करके अपनी तरफ बुलाते हैं। वो ऑटो रिक्शा वाला इनका इशारा देखकर तुरंत इनके पास में आता है और कहता है, बताइए साहब कहाँ चलना है आपको। तभी डीएम साहब उस ऑटो रिक्शा वाले को एक एड्रेस बताते हैं और कहते हैं मुझे वहां जाना है। तभी ऑटो रिक्शा वाला बोलता है, बैठिए साहब मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। और ऑटो रिक्शा वाला इन डीएम साहब को बैठाकर उस बताए हुए एड्रेस की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही ऑटो रिक्शा वाला कुछ दूरी पर जाता है तो वो उसको कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं और उससे पैसा मांगने लगते हैं। ये सब देखकर डीएम साहब बीच में बोल पड़ते हैं और उस पुलिस वाले से बात करने लगते हैं। तभी उस पुलिस वाले का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहता है कि आप चुपचाप बैठिए, आप कहीं के कलेक्टर नहीं हैं और खामोशी से बैठे रहिए। वो डीएम साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है मैं कलेक्टर नहीं हूं लेकिन ये पैसा नहीं देगा और अगर आपको कुछ भी कार्रवाई करना है ऑटो रिक्शा को लेकर थाने चलो, जो भी होगा अब थाने पर ही होगा। और वो पुलिस वाले इस ऑटो रिक्शा को थाने पर ले जाते हैं। आखिरकार ये डीएम साहब कौन थे और बिना सरकारी गाड़ी और बिना सुरक्षा के ये कहां जा रहे थे और पुलिस वाले इनसे पैसा क्यों मांग रहे थे और अब इन पुलिस वालों के साथ क्या होगा, बहुत ही मजेदार कहानी है। इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की। उसी आजमगढ़ का एक छोटा सा गांव होता है और उसी में एक साजिद अख्तर का परिवार रहता है। साजिद अख्तर के परिवार में 4 लोग होते हैं, उनके पिता और माता यानी कि वालिद और वालिदैन और एक छोटी बहन। पिता का नाम अख्तर हुसैन होता है और माँ का नाम शमीना होता है और उसकी छोटी बहन का नाम रुखसार है। साजिद अख्तर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है और साजिद एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ साथ में ही एक बहुत अच्छा एक समाज सेवी भी है। साजिद अख्तर के पिता के पास में कुछ पुश्तैनी जमीन है जिससे उनके परिवार का भरण पोषण चलता है, उसी से ही घर का गुजारा होता है। और साजिद अख्तर के पिता अख्तर हुसैन एक बहुत अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनका ही असर उनके बेटे साजिद अख्तर भी पड़ा था। और साजिद अख्तर पढ़ाई के साथ साथ गांव वालों की सेवा में भी लगा रहता था। वो अपने बड़े बूढ़ों का बहुत ही आदर सम्मान करता था और उनकी छोटी छोटे कामों को वो हंसी खुशी कर दिया करता था। जब भी किसी को जरूरत पड़ती वो साजिद अख्तर से कहता और साजिद अख्तर मुस्कुरा के उनके कामों को कर दिया करता था। इसीलिए साजिद अख्तर गांव वालों का चहेता बन गया था और बड़े बूढ़े उसको दुआएं देते और वो बड़े बूढ़ों की दुआएं लेकर वहां से मुस्कुराकर चल दिया करता था। लेकिन हर वक्त वो इसी खोज में रहता कि कब किसका काम पड़े और उनका वो काम करके उनसे दुआएं हासिल करे। और अब साजिद अख्तर को लोगों की मदद करके काम करके उसको अच्छा लगने लगा था। और एक दिन अचानक एक मजदूर के साथ एक घटना घट जाती है, जिस घटना की जानकारी वहां के डीएम साहब को जैसी मालूम होता है तो डीएम साहब खुद चलकर उस मजदूर के यहाँ आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं और उस मजदूर के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से एक बेहतर न्याय करते हैं। जिस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और डीएम साहब की सराहना होने लगती है कि डीएम साहब बहुत ही सज्जन और भले व्यक्ति हैं और बल्कि गरीबों के हमदर्द भी हैं। और देखो उस गरीब मजदूर के साथ में कितना अच्छा न्याय किया। और इस बात की चर्चा उस पूरे गांव में होती रहती है। साजिद अख्तर एक दिन अपने पिता अख्तर हुसैन के पास बैठा हुआ था और उन्हीं डीएम साहब की चर्चा अख्तर हुसैन अपने बेटे से करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि डीएम साहब बहुत ही नेक दिल इंसान है और वो गरीबों से भी हमदर्दी रखते हैं और गरीबों के साथ न्याय करते हैं।
साजिद अख्तर अपने पिता की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था और उनकी तरफ देख रहा था, और मन ही मन उसके अंदर भी एक सोच पैदा होने लगती है कि क्यों ना मैं भी एक बड़ा अधिकारी बनूं और मैं भी लोगों के साथ में न्याय करूं। और यही बात वो अपने पिता अख्तर हुसैन से बोल देता है कि अब्बू, मैं भी डीएम बनूंगा और लोगों के साथ न्याय और हमदर्दी करूंगा और समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनको भी दूर करूंगा। ये बात सुनकर अख्तर हुसैन बेटी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसको दुआ देते हैं कि बेटे, मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ाई के खर्चे के बारे में बिल्कुल भी मत टेंशन लेना। मैं आज से जितनी मेहनत करता था उससे 2 गुना मेहनत करूंगा, लेकिन मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अधिकारी बनो, जिससे गरीबों मजदूरों की मदद करो और समाज में न्याय कर सको और ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करो। जैसे ही साजिद अख्तर अपने पिता की बातें सुनता है तो वो अपने पिता को भरोसा दिलाता है कि पिताजी, अब आप निश्चिंत रहिए, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और मैं एक दिन डीएम बनकर ही आपको दिखाऊंगा। और साजिद अख्तर पढ़ाई में दिन रात झोंक देता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है और पूरी मेहनत और पूरी लगन से पढ़ाई करता है और वो इंटर पास करता है। फिर इंटर 12वीं पास करने के बाद में वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और 3 साल का वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है। और अब उसको यूपीएससी की तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से उसको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अब बाहर रह के पढ़ाई करना था और यूपीएससी की तैयारी करना था, तो जाहिर सी बात है कि खर्चे भी ज्यादा होंगे। तभी उनका पिता अख्तर हुसैन कहते हैं कि बेटा, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम वहां मेहनत करो पढ़ाई में और मैं यहाँ मेहनत करूंगा खेती बाड़ी में, और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें पैसों की कोई भी तंगी नहीं आएगी, लेकिन तुम मन लगा के पढ़ना। और साजिद यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है और दिन रात स्टडी करने में लग जाता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत कर सकता था वो मेहनत करता है, और जब उसको लगता है कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तब वो यूपीएससी में फॉर्म भरता है और यूपीएससी का पेपर देता है। साजिद अख्तर का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और साजिद अख्तर फर्स्ट अटेम्प्ट से ही प्री निकाल लेता है, मेंस निकाल लेता है और इंटरव्यू भी निकाल लेता है। और जैसे ही रिजल्ट की घोषणा होती है तो साजिद का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया था। और इसकी जानकारी सबसे पहले वो अपने अब्बू यानी अख्तर हुसैन को जानकारी देता है कि अब्बू, मेरा यूपीएससी क्रैक हो गया है। इतना सुनकर अख्तर हुसैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने बेटे को बहुत सारी दुआएं देता है। और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि अख्तर हुसैन के बेटे साजिद अख्तर ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो साजिद अख्तर सबका चहेता था। और जैसे ही साजिद अख्तर अपने गांव आता है, गांव के लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं और उसको मालाओं से लाद देते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उस गांव में साजिद अख्तर पहला व्यक्ति था जिसने इतनी बड़े पद को हासिल किया था और इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किया था, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर होती है और हर कोई अख्तर हुसैन को बधाई और मुबारकबाद देने आता है। और उनके रिश्तेदार और उनके परिवार के भी लोग अख्तर हुसैन को बधाइयां देते हैं कि अख्तर हुसैन, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो कि तुम्हें साजिद अख्तर जैसा बेटा मिला। लोगों की ये बातें सुनकर अख्तर हुसैन का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और अपने बेटे साजिद अख्तर पर बड़ा फक्र महसूस यानी कि गर्व करते हैं। उसी गांव में अख्तर हुसैन का एक बहुत जिगरी दोस्त था, घनश्याम। अख्तर हुसैन और घनश्याम के बीच में बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार था। और जब घनश्याम को पता चलता है कि मेरे दोस्त के बेटे ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, अब वो डीएम बनेगा, तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं होता और दौड़ा दौड़ा वो अख्तर हुसैन के घर आता है और अख्तर हुसैन को गले लगा लेता है और प्यार से कहता है
यार अख्तर हुसैन, मेरे भतीजे ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं लोगों से ठाठ से कह सकूंगा कि मेरा भतीजा भी डीएम है। अख्तर हुसैन अपने दोस्त घनश्याम की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था और बार बार अपने दोस्त को गले लगा रहा था। तभी घनश्याम अख्तर हुसैन से कहता है कि भाई, मेरा भतीजा कलेक्टर बन गया है और मैं पूरे गांव को बहुत ही धूमधाम से एक पार्टी देना चाहता हूं। तभी अख्तर हुसैन कहते हैं कि यार घनश्याम, इसकी क्या जरूरत है और इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। तभी घनश्याम कहता है, चुप कर, और मेरा भतीजा डीएम बना है और क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने भतीजे की खुशी को लोगों के साथ साझा कर सकूं। तभी अख्तर हुसैन हंस के कहते हैं, भाई तेरा भतीजा है, जो तू कर, अच्छा करे या बुरा करे। तभी अख्तर हुसैन घनश्याम की तरफ देखते हैं और हंसकर कहते हैं, हाँ भाई, तेरा भतीजा कलेक्टर बन गया है, अब तू हमारी कहां सुनेगा, जो तेरे जी में आए कर। और घनश्याम फिर पूरे गांव वालों को एक बेहतरीन दावत देते हैं और सबका सम्मान करते हैं। साजिद अख्तर कुछ दिन गांव में रहने के बाद फिर वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और उनकी पोस्टिंग एक जिले में हो जाती है और उस जिले में रहकर वो लोगों के साथ न्याय करते हैं और पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। और जब जो भी उनके पास कोई भी समस्या आती है तो उसका वो पूरी ईमानदारी से निस्तारण करते हैं और डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को पूछते हैं और हर तरह से गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। डीएम साहब के इस कार्य को देखते हुए पूरे जिले में भी डीएम साहब की सराहना होने लगती है कि डीएम साहब बहुत ही ईमानदार और गरीबों के हमदर्द हैं। और ऐसे ऐसे करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं, कभी इस जिले में कभी उस जिले में, करते करते लगभग 2-3 साल हो जाते हैं। और इसी तरह वो जहां भी, जिस जिले में भी जाते, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ वो काम करते और अक्सर वो अपने घर वालों से बातचीत करते और अपने अब्बू अम्मी का हाल जानते और अपनी बहन से भी बात करते और सैलरी का पैसा वो अपने अब्बू के पास भेजते, जिससे अब्बू, उनके पिता अख्तर हुसैन भी जब सैलरी आती तो बहुत खुश होते और उस पैसे से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी थी और हमेशा अपने बेटे को दुआएं देते और गांव में उनका और भी सम्मान बढ़ गया था। अब साजिद अख्तर को काफी टाइम हो गया था, वो अपने गांव नहीं गया था। तभी उसको गांव की याद सताती है, अपने दोस्तों की और अपने गांव वालों की याद सताती है। तभी वो छुट्टी की अप्लाई करते हैं और उनकी छुट्टी की अप्लाई मंजूर हो जाती है और वो अपने गांव आ जाते हैं। जब गांव आते हैं तो अपने यार दोस्तों से और अपने गांव वालों से मिलते जुलते हैं और उनके हालचाल पूछते हैं। तभी साजिद अख्तर के पिता अख्तर हुसैन साजिद अख्तर से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बहन रुखसाना का एक रिश्ता आया है और वो लोग तुम्हारी बहन रुखसार को देखने आने वाले हैं। तभी साजिद अख्तर कहता है कि अब्बू, कोई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और उनको आने दीजिए, उनका अच्छे से हम लोग स्वागत करेंगे और अपनी बहन की शादी मैं बहुत ही धूमधाम से करूंगा। क्योंकि अब घर में रिश्ते आने वाले थे। तभी वो अगले दिन साजिद अख्तर शहर जाता है कुछ खरीदारी करने, अपने बहन के लिए और आने वाले रिश्तेदारों के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए वो शहर आ जाता है। और शहर में उसको याद आता है कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त सत्यम इसी शहर में यहीं पर रहता है। जब साजिद अख्तर शहर यानी कि आजमगढ़ आता है तो उसको याद आता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त सत्यम यहीं इसी शहर में रहता है, क्यों ना मैं पहले अपने दोस्त सत्यम से मिल लूं, उसके बाद फिर खरीदारी करूंगा। तभी वो एक चौराहा पे खड़े होते हैं और एक रिक्शे वाले को बुलाते हैं। वो रिक्शे वाला कहता है कि जी बाबूजी, कहाँ चलना है? तो वो कहता है, वो अपने सत्यम का पता बताते हैं कि मुझे इस जगह जाना है। वो ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि बिल्कुल सर, मैं चलने को तैयार हूँ बाबूजी। जब साजिद अख्तर उस ऑटो रिक्शे वाले को पता बताते हैं तो वो ऑटो रिक्शा वाला कहता है, बिल्कुल साहब, मैं आपको वहां ले चलूंगा, लेकिन आपको 50 रुपए लगेंगे। वो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको 50 रुपए दूंगा। तभी वो डीएम साहब उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और बताए हुए पते पर उसको लेकर चलने के लिए बोलता है ऑटो रिक्शा वाले को। ऑटो रिक्शा वाला
जैसे उनको लेकर चलने लगता है, तभी अगले चौराहे पर वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले खड़े हैं जो नाकाबंदी कर रहे हैं और आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनके पेपर वगैरह चेक कर रहे हैं। इतना देखकर वो ऑटो रिक्शा वाला अपने ऑटो को घुमाने लगता है। वो डीएम साहब उस ऑटो रिक्शा वाले से पूछते हैं कि भाई तुम ऑटो क्यों घुमा रहे हो? तभी वो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है कि साहब आगे कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और चालान काट रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि खामखा मेरा भी चालान कटे, इसलिए मैं गाड़ी को घुमा के आपको मैं दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। तभी डीएम साहब बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और तुम सीधा चलो और इन्हीं पुलिस वालों के पास से होके चलो और ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि नहीं साहब, ये मैं उनके पास जाऊंगा, ये लोग मेरा चालान काट देंगे। वो कहते हैं चलो तो सही, जो होगा देखा जाएगा। तभी ऑटो रिक्शा वाला उनके कहने पर आगे चल देता है और जैसे ही वो चौराहे के पास पहुंचता है, एक सिपाही आकर उस ऑटो वाले को रोक लेता है और उससे पेपर दिखाने को बोलता है। तभी ऑटो रिक्शा वाला अपने डिग्गी से पेपर निकाल के उस सिपाही को दे देता है और वो हवलदार जैसे ही उन कागजों को देखता है तो उस पर भड़क जाता है और उसको रूल रेगुलेशन सिखाने लगता है कि तुम्हारे ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, तुम्हारा जो 2000 रुपए का चालान कटेगा। इतना सुनकर ऑटो रिक्शा वाला उस हवलदार से गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि साहब इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूं और दिन में मुश्किल से 200-400-500 रुपए में कमा पाता हूं और 2000 रुपए में कैसे भर पाऊंगा। हवलदार कहता है कि ये मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा चालान कटेगा और 2000 का ही कटेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो काफी आरजू मिन्नत करने लगता है ऑटो ड्राइवर उस हवलदार से कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, इतना मैं कमाता नहीं हूं, मैं कैसे दे पाऊंगा आपको 2000 रुपए। दिन का मैं 200-400-500 कमाने वाला दहाड़ी मजदूर हूं और 2000 रुपए का मैं चालान नहीं भर पाऊंगा। लेकिन हवलदार उसको जब डांटने डपटने लगता है तो वो पीछे मुड़कर उन साहब की तरफ देखने लगता है जो उसकी गाड़ी में पीछे बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि साहब ने ही आगे जाने के लिए बोला था, मैं तो अच्छा भला गाड़ी को मोड़ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे गाड़ी भी नहीं मोड़ने दी और अब चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन वो डीएम साहब ऑटो ड्राइवर के देखने के अंदाज को समझ गए और वो फिर बीच में बोल पड़े कि भाई हवलदार साहब आपकी पोस्टिंग किस थाने में है। इतना सुनते ही हवलदार का पारा हाई हो गया और उस डीएम साहब से वो बिगड़ गए और बदतमीजी पर उतर आए और कहते हैं कि आप चुपचाप बैठिए, आप कहेंगे कलेक्टर हैं क्या? तभी वो डीएम साहब धीरे से मुस्कुराए और कहते हैं भाई मैं कलेक्टर हूं या नहीं हूं, लेकिन तुम ऐसे किसी भी गरीब मजदूर और दहाड़ी मजदूर ऑटो ड्राइवर को आप परेशान नहीं कर सकते हो और तुम्हें किसने राइट दिया है चालान काटने का? तुम तो एक हवलदार हो, तुम कैसे चालान काट सकते हो? जैसे ही हवलदार ने साजिद अख्तर की ये बात सुनी तो वो पूरी तरीके से तमतमा गया और वहां पर खड़े और सिपाहियों को आवाज देकर बुला ली। जैसे ही इस हवलदार ने आवाज दी, 4 सिपाही और आके खड़े हो गए और पूछने लगे क्या बात हो गई। तभी ये हवलदार उन अपने साथियों से कहता है कि ये साहब जो इसमें बैठे हुए हैं ये अपने आप को कलेक्टर बन रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। तभी वो सिपाही भी उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी साजिद अख्तर कहते हैं कि भाई ये चालान तो नहीं भरेगा, अब तुम एक काम करो कि इस ऑटो रिक्शा को लेकर थाने चलो, वहीं पर जो कुछ होगा वहीं पर इस बात को देखेंगे। तभी वो सिपाही इस ऑटो रिक्शा को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और थाने पर एक एसआई साहब बैठे हुए थे, दरोगा जी बैठे हुए थे, जिससे वो हवलदार जाके पूरी बात बताता है कि ये ऑटो वाला और इस ऑटो में बैठा व्यक्ति ये बहस कर रहे हैं। तभी उस दरोगा जी को भी गुस्सा आ जाता है और उस हवलदार से कहता है कि इनका अब जो है इनके खिलाफ लिखा पढ़ी करो और चालान भी काटो और इनके खिलाफ लिखा पढ़ी भी करो। ये सब थाने में चल ही रहा था। तभी वहां के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो आ जाते हैं और जैसे ही वो साजिद अख्तर को देखते हैं तुरंत वो उनको सलूट मारते हैं और कहते हैं कि अरे सर आप यहाँ कैसे? तभी डीएम साहब कहते हैं कि मैं तो यूं ही चलाया और बताओ क्या तुम इस थाने के इंचार्ज हो? वो कहता है जी सर मैं ही इस थाने का इंचार्ज हूं। अरे आइए बैठिए। और वो वहां पर खड़े सिपाही और दरोगों को डांटने लगते हैं कि साहब खड़े हैं और तुमने इनको बैठने के लिए भी नहीं पूछा। तभी
वहां पर खड़े सिपाही और बैठा दरोगा सकपका जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं कि यार ये कोई वीआईपी आदमी लगता है। तभी वो दरोगा उस अपने इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि सर आखिरकार ये है कौन। तब वो इंस्पेक्टर साहब उस दरोगा को और सिपाहियों को बताते हैं कि दरअसल ये डीएम साहब हैं। इतना सुनते ही सिपाही और दरोगा के हाथ पैर कांपने लगते हैं और पसीने से तरबतर हो जाते हैं और डीएम साहब के पैरों को वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं साहब हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए। तभी डीएम साहब को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहता है कि चलो दूर हटो, और तुमने इस गरीब ऑटो रिक्शा वाले को क्या समझकर जो है इसका उत्पीड़न कर रहे थे। तभी वो हवलदार बोलता है कि साहब मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप डीएम साहब हैं और मैंने आपके साथ भी बदतमीजी करी, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं और हमें माफ कर दीजिए। तभी वो डीएम साहब कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पहचाना नहीं था तभी मेरे साथ बदतमीजी की और आम लोगों के साथ में भी तुम किस तरह का रवैया अपनाते होगे और मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। और तभी वो सभी सिपाहियों को और दरोगा को लाइन में खड़ा कर देते हैं और वहां के कप्तान साहब से बात करते हैं और अपना परिचय बताते हैं कि मैं फला फला बोल रहा हूं और तुम्हारे इन सिपाहियों ने और दरोगा ने इस तरह की बदतमीजी की है और एक गरीब ऑटो रिक्शा वाले का उत्पीड़न कर रहे थे। तभी वो वहां के कप्तान साहब तत्काल में उन सिपाहियों को और दरोगा जी को सस्पेंड कर देते हैं। ये सब कुछ वो ऑटो ड्राइवर देख रहा था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, और उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे ऑटो रिक्शा में जो शख्स बैठा हुआ था ये वाकई में डीएम साहब बैठे हुए थे। तभी वो डीएम साहब की तरफ देखते हैं और सलूट करते हैं और कहते हैं साहब अगर आप जैसे अगर अधिकारी हो तो हम जैसे गरीबों का फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वो डीएम साहब मुस्कुराते हैं और उस ऑटो रिक्शा से अपने दोस्त के यहाँ चलने के लिए बोलते हैं और तभी वो ऑटो ड्राइवर फिर उन डीएम साहब को अपने ऑटो में बैठाता है और बताए हुए पते पर उनके दोस्त के यहाँ ले जाता है। इत्तेफाकन जिस दोस्त सत्यम से मिलने डीएम साहब जा रहे थे वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और फोन में बात कर रहा था, और जैसे ही ऑटो रुका और साजिद अख्तर उस ऑटो रिक्शा से उतरते हैं तभी सत्यम की नजर साजिद अख्तर पर पड़ जाती है और वो मारी खुशी के उछल जाता है और जाकर साजिद अख्तर के गले लग जाता है और कहता है कि यार तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई और मेरे गरीब खाने में कैसे आना हुआ। तभी साजिद अख्तर ने बताया कि दरअसल मेरी छोटी बहन रुखसार का रिश्ता तय हो गया है और वो लोग आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ शहर आया हुआ था कुछ सामान लेने। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि मेरा दोस्त सत्यम यहाँ रहता है, मैं क्यों ना पहले उससे मिल लूं, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने चला आया। दोनों दोस्त बार बार गले मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर सत्यम साजिद अख्तर को अंदर चलने के लिए बोलता है। तभी साजिद अख्तर को याद आता है कि ऑटो रिक्शा वाला खड़ा है। तभी वो अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर उस ऑटो ड्राइवर को दे देते हैं। जैसे ही ऑटो ड्राइवर 500 का नोट देखता है तो वो कहता है साहब मेरा किराया तो 50 रुपए होता है, आप मुझे 500 रुपए क्यों दे रहे हैं। तभी डीएम साहब मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि भाई आज तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया और ये मेरी तरफ से तुम 500 रुपए रख लो। वो ऑटो ड्राइवर खुशी खुशी 500 रुपए लेता है और डीएम साहब को सलूट मारता है और वहां से चला जाता है। और इसके बाद में डीएम साहब अपना सामान खरीदते हैं और गांव आ जाते हैं और अपने अब्बू यानी कि अख्तर हुसैन से वो सारी बात बताते हैं। तो ये सारी बात सुनकर अख्तर हुसैन का फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि आज मेरे बेटे ने एक गरीब मजदूर की इतनी बड़ी मदद की, और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव वाले भी साजिद अख्तर की जय जयकार करने लगते हैं और उनके गीत गाना शुरू करते हैं और उन्हें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का एक सरल स्वभाव का लड़का आज डीएम बनकर लोगों की खिदमत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों तक सच को पहुंचाना है और इस समाज में फैली बुराइयों को रोकना है और समाज में जो भी अच्छे अधिकारी हैं उनका सम्मान करें और उनका सहयोग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं
अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।